अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मुझे आपके सामने लाहौर में पेश आए सानहे जिसमें दो गैर मुल्की खवातीन को रेप का निशाना बनाया गया और जिस केस में शरीफ फैमिली से मुंसलिक एक अहम शख्सियत का नाम भी सामने आया, चार ऐसी बातें आपके सामने रखनी है जो कि तहकीकात के बाद सामने तो आई लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। इस हवाले से बुनियादी तीन चीज़ उन चार नुकात पे आने से पहले, चार बातों पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा कि जो रिपोर्टिंग हो रही है इस हवाले से, आपको पता है कि ज़्यादातर रिपोर्टिंग तो ये हुई कि रेप को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, खवातीन के किरदार पे उंगलियां उठाई गई। इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी जो कि मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब जाने जाते हैं, हुक्मरानों के भी बहुत करीब हैं, उन्होंने उनकी तस्वीर लगाकर कहा कि ये हैं वो खवातीन जिनका रेप हुआ था। यानी कि तमस्खुर के अंदाज में बड़ी ज़ुमानी अल्फाज में उन्होंने बात की। उनकी साफ ज़रा कि इस एंगल से तस्वीर ली गई कि जिसमें किसी भी इंसान की तस्वीर जो है वो किसी भी एंगल से ली जा सकती है। एक बहुत ही खूबरू इंसान भी हो तो उसकी तस्वीर अगर एक इस तरह के एंगल से ली जाए जो गैर मुनासिब हो तो वो आपको कोई इतना खूबरू नज़र नहीं भी आएगा। तो बुनियादी तौर पे जो हुकूमत के ये सहाफ़ी थे इस्लामाबाद के, इनका मकसद ये था, ये बताना था कि इन लड़कियों का कौन रेप करेगा। मैं जानबूझ के ये अल्फाज ज़रा खुल के इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको जो शरीफ फैमिली के से मुंसलिक लोग हैं, जो शोबे सहाफ़त में चंद लोग आ गए हैं, उनकी सोच का मेयार समझ आए। इसके अलावा भी ये साबित करने की कोशिश की गई अपनी तहरीरों में कि जी लड़कियां भागना चाहती थी, एयरपोर्ट तक पहुंचना चाहती थी, निकलना चाहती थी, उन्हें कहा गया नहीं रुको, जरा इल्ज़ाम लाया उदा बयान दे के जाओ। इस तरह की बातें जो है वो मुसलसल की गई और हर तरह से ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो शरीफ फैमिली के करीबी शख्सियत है उसका नाम आने से बचाया जाए। तो ये एक तो ये कोशिश की गई और दूसरा जो एक ये तासुर एक तरह से उभारने की कोशिश की गई चंद मीडिया पर्सन की तरफ से, खुसूसन जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ी जो हैं उनकी तरफ से, कि लाहौर पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, कि जो लाहौर पुलिस थी उसका कोई रोल या किरदार है। मैंने आपको इससे पहले भी एक प्रोग्राम में बताया और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, और ये वो चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखिएगा मेरी बात सुनते हुए, जो कि एस्टेब्लिश्ड बातें हैं, ये कोई सोर्सेज की इतलात नहीं है। ये वो बातें हैं जो अब सबके सामने आ जाएंगी और कुछ बातें आ भी गई हैं सामने कि लाहौर पुलिस का रोल जो है बुनियादी तौर पे, यानी कि रोल से मुराद कि जो आप कह लें कि लीडिंग रोल है, कि जो काम करना है वो पुलिस का कोई अफसर कह रहा है, वो रोल, वो जो कॉल आई थी नीदरलैंड के, उसके आने के कोई 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद या कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो गया था। और जैसे ही उसको पहले आईएसआई के लेवल पे, एजेंसी के लेवल पे एनालाइज किया गया और अल्टीमेटली जब नाम सामने आया रज़ा डार का, तो फिर वज़ीर आला पंजाब और एजेंसियों के दरमियान जो भी मैकेनिज्म एक है वो डिक्टेट कर रहा था पुलिस को कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और फिर वो वही किया गया। मैं यहाँ पे ये बात बड़ी वजाहत के साथ और बड़ा प्रेस करके कहना चाहूँगा कि जो कामरान साहब हैं, शायद जो ऑपरेशंस के हैं, फैसल कामरान, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाहौर पुलिस का फैसला नहीं था, ये वही जहाँ से डिक्टेशन आ रही थी उनका फैसला था। और ये फैसला भी इसलिए किया गया, ये फैसला भी इसलिए किया गया कि क्योंकि वो बयान जो कि अदालत में रिकॉर्ड करवाया गया था, वो पता लग गया था कि वो बयान तो सामने लाना ही पड़ेगा और उसके अंदर कंप्लीट तफसील थी, उसके अंदर चंद ऐसे सवालात जन्म ले रहे थे जिनको फौरी तौर पे पुलिस के जरिए क्लियर करवाना जरूरी था, जो कि फैसल कामरान साहब ने किया। अब मसला सिर्फ ये है कि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो मतलब है कि उनका कोई नेगेटिव रोल है या वो कोई डर्टी रोल प्ले कर रहे थे, या जो भी पुलिस अफसर होता है, और हमने तो आज तक यही लिखा है कि या तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को अपीज करने के लिए इनका किरदार होता है, या फिर सब ज़ाहिर है कि ऑल टाइम पावरफुल जो कंट्री की पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है, जो डिक्टेशन, जो हुक्म वहाँ पे हवालदार लेवल का बंदा भी दे रहा होता है, एसपी वही काम करता है, और ये हमने हमेशा देखा है। और इसमें मैं नहीं समझता कि मैं उनको कोई करूँगा, लेकिन ये चीज़ बियॉन्ड एन योटा ऑफ डाउट एस्टेब्लिश है
कि तमाम का तमाम काम इंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने के ऊपर कर रहे थे। ये एक गलतफहमी जो थी वो मैं आपके सामने मैंने कहा कि मैं ये क्लियर करूं उन 4 पॉइंट्स पे आने पहले जो कि तहकीकात के नतीजे में सामने आए। लेकिन उससे पहले भी दो छोटी बातें मैंने अभी जियो न्यूज़ के सहाफ़ियों का जिक्र किया जो मुसलसल रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं। रेप को जस्टिफाई करने से मुराद क्या है कि वो उस बंदे को बीच में से निकाल रहे हैं कि नहीं, उस बंदे का ताल्लुक नहीं है, वो तो खुद मजलूम था। अब इसका मतलब यही है ना कि रेप के क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये आगे मैं चल के जब तफसील में आता हूं तो आपको उस बात की भी समझ आएगी। लेकिन इसमें मेरी हमेशा आदत है, कोई जितना मर्जी खुश हो या नाराज़ हो, जो सही बात है वो कहनी चाहिए। जिस तरह जियो न्यूज़ का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो जियो न्यूज़ के जो एंकर पर्सन हैं शाहजेब खानज़ादा एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने जो मैंने उनकी कवरेज देखी है उन्होंने बिल्कुल जो भी उनकी तहकीकात में जो चीज़ें उनके नोटिस में आई बड़ा क्लियर लग रहा था कि उन्होंने वो दयानतदारी से प्रोफेशनलिज्म के साथ एक सहाफ़ी के तौर पर रिपोर्ट किया है। अगरचे उनके कुलीग्स जो कर रहे थे वो बताते हुए भी शर्म आती है जिस तरीके से उन खवातीन के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया गया। ये बात इसका एडमिशन ज़रूरी था कि जियो में शाहजेब खानज़ादा ने ये चीज़ ज़रूर की, सच ज़रूर बोला। इसी तरीके से एक दूसरी बात कि ये सारे मामले के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाहौर पुलिस का कोई किरदार नहीं है, लेकिन लाहौर पुलिस के अफसरान का एक किरदार है भी सही। ओवरऑल शायद आईएसआई को जब ये बातें पता लगी तो ये पूरे वाक़े को मैनिपुलेट कर देते और सामने आता ही ना। ये इनको पता लग गया था कि ये बात इतनी फैल चुकी है, जब तक आईएसआई को समझ आई पूरे मामले की कि इसको अब हम दबा नहीं सकेंगे, इसीलिए खवातीन को बाहर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि पुलिस वालों से ही बहुत सारी बातें निकल जानी थी और वो सामने आ जानी थी। और फिर अब आगे जो मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा आपको उनसे भी समझ आएगी कि बहरहाल पुलिस वाले चाहे सामने आकर कोई रोल प्ले नहीं कर सके और जो बातें मैं बता रहा हूं वो सब पुलिस वाले ही आगे मतलब गाइड कर रहे हैं उस हवाले से, लेकिन वो बातें वो नहीं है कि जो सामने आई हैं। यकीनन चंद लोगों का एक खामोश रोल जरूर है। बहरहाल जो सरबराह थे इस सारे मामले में फैसल कामरान, उन्होंने वही किया जो डायरेक्शन और डिक्टेशन देने वालों ने उनको कहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी तरह से रेपिस्ट को डिफेंड करने की हर मुमकिन कोशिश की, कहानी को बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की हर मुमकिन कोशिश की। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो वो जो उनको मैसेज आ रहे थे तो वो चूंकि हमने फैमिली को बता दिया था तो फैमिली उनको कह रही थी कि आप सरेंडर करें, तो वो वाली बात ये असल बात है। ये अब जब मैं आपके सामने नुकात रखूंगा तो वो आपको समझ आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये 4-5 बेसिक मुकासद थे। सबसे पहली चीज जो आपके सामने रखनी है, जो इन मामले से मुंसलिक लोगों से समझ करके और एक्सपर्ट्स से बात करके समझ आती है और बड़ी वादे बात है, ये बात शायद इसलिए रिपोर्ट नहीं हुई कि इसका अभी तक की तहकीकात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पुलिस वाले जिन्होंने तहकीक या इस सारे मामले से जो लोग मुतल्लक रहे हैं, जो उनकी समझ की बात है, ये वो बात है। और ये बात ये है कि ये जितने भी लोग हैं ये नहीं हुआ कि कोई इधर से उठ के आया और उसने जाके ये इधर जाके काम कर दिया, कार्रवाई डाल दी है। दे ऑल आर हैबिचुअल क्रिमिनल और वो ये सब कुछ पहले भी करते रहे हैं। वो रेप के वाकयात, रेप करने में, खवातीन के साथ जबरदस्ती करने में, जबरदस्ती सेक्स करने में पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं। ये उनका टॉर्चर का एक हथकंडा है और उनकी दीदा दिलेरी और उनका कॉन्फिडेंस का लेवल देखें कि उन्हें हुक्मरानों की पुष्टपनाही का कितना कॉन्फिडेंस था कि वो लोग इस बात से अवेयर हैं। इतने मतलब कोई जाहिल लोग नहीं है ये वाले, इतने से समझदार शहरी हैं ये जितने भी क्रिमिनल पकड़े गए हैं और जो डायरेक्टली रेप में इन्वॉल्व थे, कि जो फॉरेनर खवातीन हैं इनके साथ कोई ऐसी चीज की गई तो ये बड़े आराम से हमारे गले पड़ेगी और इसमें काम खराब हो सकता है, एज अगेंस्ट कि हम किसी लोकल पाकिस्तान के अंदर किसी गरीब औरत को पकड़ के जो इस तरह का मामला करते रहे हैं और वो ढक छुप जाता है हुक्मरानों की पुष्टपनाही की वजह से उस सूबे में जहाँ की वज़ीर आला भी खातून है और जो कहती है खवातीन मेरी रेड लाइन है। वहाँ पे ये रेड लाइन के हवाले से भी एक बड़ी अहम जो 4 मेरे नुकात हैं उसका ये पहला नुक्ता बयान कर रहा हूँ और एक नुक्ता ये रेड लाइन के हवाले से भी है। तो पहला नुक्ता ये है कि ये तमाम के तमाम लोग इस तरह के क्राइम में बराह रास्त इन्वॉल्व पहले भी रहे हैं। ये इनको पूरा इस चीज़ का एक एक्सपोजर और तजर्बा था और इन्होंने बड़े तरीके से इस सारे क्राइम को कमिट किया
और ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं और इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था किसी ताकतवर की पुष्टपनाही का। ये पहला मामला है इस हवाले से कि दूसरे क्राइम भी और रेप, ये अल्फाज याद रखिएगा कि ये इनका कोई पहला तजर्बा नहीं था, एक बात। दूसरी बात ये है जो सबसे अहम है कि इन तमाम मुल्ज़मान की अपनी कोई उस तरह से शख्सियत नहीं है, कोई अपना किरदार, कोई अपना रोल नहीं है। ये सबसे अहम बात है जो सबसे मेन फोकस है पुलिस के सरबराह का कि इस नुक्ते को सामने आने से छुपाया जाए, बचाया जाए। किसी शख्स को बॉस भी कहा गया। ये जितने लोग गिरफ्तार हैं, ये तासुर देने की कोशिश की फैसल कामरान ने कि कोई दो तरह के ग्रोह जो हैं, वो दो तरह के ग्रोह, गौर कीजिएगा इस बात पे, वो एक्टिवेट थे। शायद एक और था, एक कोई वो जो शरीफ फैमिली से मुंसलिक शख्सियत है, शायद अहमद रजा डार नाम है उनका, एक वो ग्रुप है और एक कोई और ग्रुप ऑफ क्रिमिनल है। और वो जो कहानी रजादार ने लड़कियों को बताने की कोशिश की या उनके सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश की उनके बयान के मुताबिक। पहली बात। दूसरा नुक्ता जो आप सामने बयान कर रहा हूं वो ये है कि इनमें से किसी भी मुल्ज़म की ना तो कोई अपनी शख्सियत है, ना ही इस वाक़े से कोई लेना देना है। ये सबसे अहम खबर है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उनका रोल बिल्कुल है और वही रोल है जो आपके सामने रिपोर्ट किया जा चुका है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। सारे का सारा मामला वो किसी डायरेक्शन के अंडर कर रहे हैं, किसी हुक्म देने वाले के हुक्म के नतीजे में कर रहे हैं। वो हुक्म देने वाला बंदा कौन है? क्या वो शरीफ फैमिली का करीब तरीन शख्सियत अहमद रजा डार है? नहीं। अहमद रजा डार भी इन सब गैंग मेंबर्स की तरह एक गैंग मेंबर है और वो इनको उस स्पॉट पे लीड कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस कमिंग फ्रॉम द बॉस। अब बॉस कौन है? बॉस को फिलहाल आप तस्वुर कर लें कि जी वो मिस्टर एक्स है। एक बॉस, मिस्टर एक्स बॉस है। और वैसे उस बॉस के बारे में तज़किरा मैंने देखा, जब मुझे सारी मालूमात की समझ आई तो मैंने और जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं उनको भी देखा, तो पहले रिपोर्ट किया जा चुका है, नाम भी बॉस का रिपोर्ट किया जा चुका है और वो 100% दुरुस्त है। हर तरह से वो चीज़ इस्टेब्लिश होती है। वो कौन है उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन आप तसव्वुर कर लेंगे एक मिस्टर एक्स है, वो चला रहा है, वो बहुत क्लोज है किसके? अहमद रजा डार के। और ये सब लोग मुलाजमीन हैं बुनियादी तौर पे। इनका इस मामले से, इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। अब आप सुनने वाले लोग ये समझेंगे मैं कह रहा हूं लेना देना नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। नहीं, उन्होंने वो सब कुछ किया जो आपने पढ़ लिया, जो आपने देख लिया, लेकिन वो एक एक एक्ट अपने हुक्म के मुताबिक कर रहे थे जो कि उनको हुक्म मिल रहा था मिस्टर एक्स की तरफ से, बॉस की तरफ से। और अली रजा डार भी जो शरीफ फैमिली की करीबी शख्सियत है, वो भी उसी बॉस के तहत, हुक्म के तहत ही सब कुछ कर रहा है। ये सारा मामला जो है वो लेके चल रहा है। अब ये इसका दूसरा नुक्ता और बड़ा अहम नुक्ता था कि ये जितने भी लोग हैं जिनके नाम लाके अब इनके कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए जाएंगे, इनके ऊपर सौंपा जाएगा ये उधर से दाखिल हुआ, उसने मतलब मादरत के साथ भी खातून के साथ पहले ये किया फिर ये किया, वो सब कुछ किया जाएगा। लेकिन, और ये सब उन्होंने किया, लेकिन वो खुद से नहीं कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है ये मामला क्या है। अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो आपको बात समझ आ गई होगी कि वो लोग सिर्फ हायर्ड क्रिमिनल हैं तशद्दुद करने के लिए, मारने के लिए, अगवा करने के लिए, रेप करने के लिए। रेप के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे ये बात जो मैं आपको चौथा नुक्ता बताऊंगा, जब मैं वो रेड लाइन जो है ना पंजाब के अंदर ख़वातीन रेड लाइन है, जब मैं उस नुक्ते पे आऊँगा तो ये नुक्ता याद रखिएगा कि, और ये मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है लेकिन ये बात कहनी चाहिए अगर आपको इस बात की ग्रेविटी को समझना है कि जो रेप किया गया ख़वातीन के साथ, ज़बरदस्ती जो सेक्स किया गया ख़वातीन के साथ उनकी मर्ज़ी के खिलाफ, जो कि अब टेक्निकल एविडेंस से भी साबित हो गया है, उसमें गैर फितरी तरीके से सेक्स करना भी शामिल है। ये बात कहना ज़रूरी थी, इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। आप बिल्कुल इस चीज़ को अडल्ट लोग समझ सकते हैं और उनको अजियत की और तकलीफ़ की आखिरी हद तक ले जाया गया उन ख़वातीन को तशद्दुद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ख़वातीन की रेड लाइन वाली बात जब आएगी तो आप इस नुक्ते को भी याद रखिएगा। तो अब ये जितने लोग हैं ये एक गैंग के लिए काम कर रहे हैं, एक बॉस के अंडर हैं, एक सेटअप के अंदर हैं, और उसी का एक हिस्सा जो है वो शरीफ फैमिली की करीब तरीन शख्सियत अहमद रजा डार भी है।
तो ये जो पहले दो नुकात अगर आपने गौर से सुना तो वो ये थे कि जो ये जितने भी जो लोग हैं, ये कोई उनका पहला तजर्बा नहीं था कि औरतों को पकड़ के उनके ऊपर चढ़ दौड़ना और रेप कर देना उनका पकड़ के। ये काम मुसलसल करते चले आ रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस वाक़े के अंदर इन लोगों का इस किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, क्रिप्टो या डीलिंग या बिजनेस मामलात या उनसे तवान मांगना या पैसे मांगना, कोई ताल्लुक नहीं है किसी तरह का। ये अंडर डायरेक्शंस ऑपरेट कर रहे थे किसी बॉस की, उसी बॉस की जिसका करीबी तरीन बंदा शरीफ फैमिली का क्लोज बंदा जो अहमद रजा डार था। ये दो नुकात हो गए। तीसरा नुक्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो बॉस है, ये जो मिस्टर एक्स है, ये कौन है। इसके हवाले से कोई भी बात उस वक्त की जा सकती है जब एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक चीज एस्टेब्लिश हो जाए और वो सामने आए। क्योंकि किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना एक तहरीर के अंदर, एक खबर के अंदर या एक वीलॉग के अंदर इतने बड़े जुर्म का, यानी कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक क्राइम हम अब सामने आ रहा है कि मुख्तलिफ नेशनैलिटीज रखने वाले लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का मामला इन्वॉल्व है। खवातीन के साथ बदतरीन रेप हुआ है जिसकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं। इतने दिन रख के उनको मुसलसल रेप का निशाना, गैर फितरी तरीके से, गैर इंसानी तरीके से रेप उनके साथ किया गया मुसलसल। ये वाली जो चीज़ है, इसके अंदर किसी एक शख्स का नाम ले देना, मैं समझता हूँ कि उन सहाफ़ती असूलों के भी खिलाफ वर्जी होगा। अगरचा वो लोग जो मुंसलिक हैं वो नाम बता रहे हैं और चंद लोगों ने नाम ले भी दिया है। मैं आपके सामने सिर्फ यही रख सकता हूं कि पुलिस वाले इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि ये किसी सीनियर जगह से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे जो अहमद रजा डार हैं, और अंडर इंस्ट्रक्शन वो काम कर रहे थे, और इन्हीं के कहे के मुताबिक ये बाकी लोग भी, या उस बॉस के कहे मुताबिक जो बाकी लोग भी ऑपरेट कर रहे थे। वो जो शख्सियत है वो भी शरीफ फैमिली के करीब बताई जाती है, लेकिन अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ती क्योंकि यहां पे अब उनके पर जलते हैं। यहां से आगे जाने से, उनको इस सिम्मत में जाने से रोक दिया गया है। अगर आपने गौर किया हो और आपने जो फैसल कामरान हैं, जो जितनी बातें भी उन्हें कहा गया बताने को मीडिया को, जो आपने सुनी भी होंगी, उसके अंदर उन्होंने जो रजा डार हैं उनका या बाकी जो गैंग के लोग हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या वो इकट्ठे थे, एक दूसरे को पहले से जानते थे, और क्या इसके ऊपर वो आके इस बात का सहारा लेते थे कि जी वो तो मामला अदालत में है तो वो किसी के हक के या उसके खिलाफ जो है वो बात जाएगी। हालांकि उनको उस लम्हे भी मुकम्मल तफसीलात समझ आ चुकी हुई थी और वो ये जानते थे कि ये सब लोग जो हैं एक और टॉप बॉस की जेर निगरानी वाच कर रहे थे। तो ये तीसरा नुक्ता ये है कि अगर आप पहला नुक्ता ये लें कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल थे, पहले भी रेप करते रहे। दूसरा, जितने लोग इस्तेमाल हुए सब मुलाजम थे, मुजरम जरूर हैं लेकिन मुलाजम थे, और उन्हें इस पूरे वाकये का जो असल है उसका कुछ पता नहीं, सिर्फ अंडर डायरेक्शन ऑफ बॉस यानी मिस्टर एक्स ऑपरेट कर रहे हैं। और जो मिस्टर एक्स हैं वो बहुत ही बड़ी कोई पॉलिटिकल शख्सियत हैं, और उनके हवाले से, उस तरफ तहकीक पर जाने के हवाले से जो है वो पुलिस के ऊपर एक आप कह लें कि वहां पे उनको रोक दिया गया है। वो उससे आगे नहीं जा सकते, उस तरफ वो कदम नहीं रख सकते कि इन सब को, इस सारे मामले को चला कौन रहा था, इस तरफ जाने से मना कर दिया गया है। और ये पुलिस कभी भी खुल के ये नहीं बताएगी कि बुनियादी तौर पे ताल्लुक क्या था अहमद रजा डार का और जो बाकी लोग उस घर, लाहौर के उस घर में मौजूद थे जिन्होंने लड़कियों को काबू किए रखा और फिर उनको रेप का निशाना बनाया। और फिर जब चौथा पॉइंट आएगा तो आपको अब ये बात समझ आएगी, चौथा नुक्ता जो आएगा कि ये सारा मामला आगे कैसे चला। अब चौथा नुक्ता जो है वो इस तरह से है कि ये तीन नुकात मुझे पुलिस वालों ने यही बताए थे। मैं चौथा नुक्ता मैंने खुद अखज़ किया है सुहेल वड़ैच साहब का आज का कालम पढ़ के। इससे पहले भी जियो जंग से मुंसलिक सहाफ़ी जो हैं वो दिन रात रेप के जवाब जो हैं वो बता रहे हैं कि किस किस तरीके से हो जाता है, लड़कियों का किरदार गलत था, वो भी कोई फ्रॉड कर रही थी। ये सारी बातें जो फैसल कामरान या दीगर पुलिस अफसरान मीडिया को फीड करते रहे, वो वाली बातें। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम बात थी, सबसे अहम चीज़ जो आज का जो कालम आप पढ़ते हैं सुहेल वड़ैच साहब का, कि जी अगर उनके नवासे ने कुछ किया भी है तो उन पे इल्ज़ाम नहीं धरा जा सकता, जो कि एक दलील के तौर पे बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये चीज़ मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूँ और ये चीज़ खुल के सामने आएगी क्योंकि ये एस्टेब्लिश चीज़ है, ये चीज़ हुई है और इस चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है।
इस तमाम मामले के अंदर फौरी तौर पर जिन शख्सियात के नॉलेज में ये बात आई थी उसमें इसहाक डार भी शामिल थे। ये मैं आपको बता रहा हूं, खवातीन के गिरफ्तार होने से पहले की बात है। खवातीन के गिरफ्तार होने से पहले, खवातीन के रिकवर होने से पहले, अली रजा डार की गिरफ्तारी से पहले की बात है कि जो मामलात हैं, ये जो सूरत हाल है वो मरियम नवाज वज़ीर आला के नोटिस में भी है, वो बॉस के नोटिस में भी है, और वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, इनके नोटिस में भी आ चुकी है। अब बात यह है कि इसको पेश इस तरीके से किया गया फैसल कामरान साहब की तरफ से कि जी देखें, हमने उनकी फैमिली को बताना था, हमने उनको बताया, वो आगे से उन्हें कुछ कह रहे होंगे। वो बेसिकली वो जो बयान अदालत में दिया गया था उसको प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि उसके ऊपर से सवाल ना उठें। लेकिन पुलिस के लोग ये बात वेरीफाई करते हैं कि बिल्कुल मरियम नवाज साहबा को पता था, इसहाक डार साहब को पता था। और जब ये लड़का, ये शख्स जो है, जो शरीफ फैमिली के करीबी शख्स है, जो कि इस्तेमाल हो रहा था खुद उस गैंग के अंदर बॉस के नीचे, जिसका नाम अहमद रजा डार है, ये लड़का जब ये आता है लड़कियों को लेने और रश करता है एयरपोर्ट की तरफ, उस वक्त वो अंडर इंस्ट्रक्शन था। किसके अंडर इंस्ट्रक्शन था? जिनको पता लग चुका था। किनको पता लग चुका था? मरियम नवाज साहबा को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को। तो फिर हिदायत कौन दे रहा था? इस चीज में कोई डाउट अब नहीं रहा कि ये इतना बड़ा क्राइम था। खवातीन का रेप हुआ है। रेप किस तरह का हुआ है मैं पहले आपको बता चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करता। खवातीन का रेप हुआ, अगवा हुआ, उनको रखा गया, ये बैरूनी मुल्क के लोग हैं, उनका बदतरीन ये सब कुछ सामने आ चुका है। इल्ज़ाम सामने आ चुका है। जो इल्ज़ाम है, ये लड़की का बाप जब कॉल करता है स्पेन से, वो बताता है, तो सारी तफसील सामने है। उसके बावजूद खवातीन को फरार करवाया जा रहा है कि वो निकल जाएं, किसी तरीके से मुल्क से निकल जाएं। ये चीज़ साबित करती है इन दो लोगों का किरदार, जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ और जो इसहाक डार साहब हैं। मैंने आपके सामने, हालांकि बहुत सारी तफसीलात लोगों को पता है, मैंने बंदे का नाम नहीं लिया क्योंकि बाकायदा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जरिए वो चीज़ अभी एस्टेब्लिश होनी है और वो नाम वो खुद ही आपको बताएंगे। लेकिन ये वाली बात मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिश्ड है कि ये दोनों लोग आगाह थे। और अब ये नहीं पता कि ये डायरेक्टली उसको कह रहे थे या किसी के जरिए कह रहे थे, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन इन्हीं के पास थी और किसी के पास नहीं थी। वहां से आगे जा रही थी और फौरी तौर से एविडेंस को जाया करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग कानून को समझते हैं वो जानते हैं कि ये बजाते खुद कितना बड़ा जुर्म है कि इतने बड़े इंटरनेशनल क्राइम का आप जुर्म, आप उसको जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो वाकयात की ट्रेल इस तरह से बनती है कि ये मुमकिन नहीं होता। सबको पता लग जाता है कि पूरी पुलिस ऑनलाइन है, अगर खवातीन चली जाती हैं तो मामला वहीं के वहीं रहेगा। और फिर रुकने का फैसला होता है और फिर खवातीन को रिकवर करके बाकी ड्रामा जो है वो किया जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल साबित शुदा है कि खवातीन को रेड लाइन करार देने वाली वज़ीर आला बराह रास्त इस चीज़ में मुलव्वस थी कि किसी भी तरीके से ये मामला जो है, खवातीन यहाँ से चली जाएं और बाद में मामले को संभाला जाए। बाद में अगर चार रोकने के अमल में भी वो इस चीज़ पे कायल हुई कि रुकें और उनको मतलब हिस्सा बनाया जाए इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन एक मरतबा उन्होंने बिल्कुल कोशिश की और उन्हीं की तरफ से इनिशिएट की गई कन्वर्सेशंस का एक थ्रेड है, उन्हीं की तरफ से इनिशिएट की गई कम्युनिकेशंस के नतीजे में अहमद रजा डार उस घर में जाता है और खवातीन को लेके जाता है बाहर की तरफ। और इस वक्त तक जो इसहाक डार साहब हैं वो भी ऑन बोर्ड थे। तो ये तमाम फैक्ट, ये जो चौथा नुक्ता है, ये साबित करता है कि जो सुहेल वड़ाई साहब बात लिख रहे हैं वो जिस हद तक लिख रहे हैं उस हद तक यकीनन दुरुस्त है असूली तौर पे कि कोई भी शख्स जो है वो अपने एक अडल्ट बच्चे का बल्कि एक नवासे का किस तरह से जिम्मेदार हो सकता है अनटिल अनलेस वो उसमें इंटरवेन ना करे। इंटरवेन ना करना यहाँ से, एक तो मैंने जो मिसाल दी उससे साबित हो गया, और दूसरा जिस तरीके से फैसल कामरान साहब ने क्लियरली ये बात नहीं बताई कि रजा डार का और बाकी गैंग मेंबरान का, जिनका डीएनए भी अब मैच कर गया है, उनका आपस में क्या ताल्लुक था, तो ये बड़ा क्लियरली पता लगता है कि मैनिपुलेट और मैनूवर किया जा रहा है पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पे तैनात लोगों की तरफ से सारे मामले को। ये वाली वो चीज़ थी। लेकिन मैं इसको कंक्लूड यूं करूंगा कि जो मीडिया का किरदार रहा इंतहाई शर्मनाक रहा, इंतहाई शर्मनाक रहा। मुझे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए शर्म आती है, क्या क्या बातें मीडिया के लोगों ने कही। और मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी कि किस हद तक मीडिया गिर गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं
कि ये चीज़ नहीं होती कि कोई शख्स जो है वो हमेशा ही सच बोले, हमेशा ही सही बात करे। इंसान होता है, कमज़ोर लम्हात इंसान के ऊपर आते हैं। और मैं हालांकि बहुत मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये अपने दिल के अंदर एक ख्वाहिश रखता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि कभी इंसान के ऊपर इतना कमज़ोर वक्त ना आए। अपनी ज़िंदगी के अंदर इंसान बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम इंसान को आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाता है, खौफ में आ जाता है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी ये बात कहता हूँ कि कभी ऐसा वक्त ना आए कि इंसान को गलाजत लिखनी पड़े, झूठ लिखना पड़े, इंसान को ये लिखना पड़े कि मेरे हमवतन गद्दार हैं। किसी शख्स को पूरी ज़िंदगी सहाफ़त करके ये लिखना पड़े कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कह रही हैं कि फ़लाँ फ़लाँ पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क से फंडिंग ले रहे हैं। कोई इंसान, कोई सहाफ़ी खुदा करे कभी इस कमज़ोर लम्हे को अपनी ज़िंदगी में ना पहुँचे कि उसको इस तरह की बकवासियात या लगवियात को बतौर ख़बर शाया करना पड़े। सहाफ़त का जो मेयार हमने इस गैंग रेप के केस में देखा, जिस तरीके से बचाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से मरकज़ी बुनियादी तरीन जुर्म से इस अहम तरीन शख्सियत को निकालने की कोशिश की गई, मैंने आपके सामने बयान किया। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अगेन ये वाक़या भी रिपोर्ट नहीं हुआ, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि मुझे किसी बंदे ने इन्फॉर्म किया सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, एक कॉन्टैक्ट ने कि जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई है और उस करारदाद के अंदर कोई मजहबी हवाला दे के, कोई तौहीन की बात करके, कोई पाबंदी लगाने की बात की गई है और मतलब फॉर एवर कोई पाबंदी की बात की गई है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जी तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम लगा के एक करारदाद कोई मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के किसी MPA ने सूबाई असम्बली में पास की। और खुदा की पनाह कि इतने गलीज़ लोग हैं कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने, जो भी लोग वहाँ बैठे हुए थे PTI के, उन्होंने उस करारदाद को मंजूर भी किया। मैं आपके सामने हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी बुनियादी असूल हैं उनके मुताबिक बात की जाए, जमहूरी असूलों के मुताबिक बात की जाए। किसका जमहूरी हक है, सिर्फ सियासी इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर उसको ज़ाया ना किया जाए, उसके खिलाफ बात ना की जाए। जिसका एहतजाज का हक बनता है उसके एहतजाज के हक को सपोर्ट किया जाए। किसी ने सही किया है तो उसको सही कहा जाए, किसी ने गलत किया है तो जब गलत कोई करता है उसको गलत कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि बाद में आके कोई गलत कर रहा है, उसका मुखालिफ है तो आप कहें जी नहीं अब वो बात नहीं करनी। PTI के खिलाफ जितने भी गलत एक्शन हुए मैंने हमेशा गलत कहा, लेकिन मैं शौक में चला गया जब इन्होंने मरीदके के वाक़े को एक ऐसा सानिया बनाकर पेश किया कि जी हज़ारों लोग मारे गए, फिर बाद में सैकड़ों लोग मारे गए और फिर आखिर में बड़ी मिन्नत तरला करके 200-250 तक भी आए, 200-250 लोगों को भी उन्होंने मारा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसलिए कि दहशतगर्द एक जमात थी, 20 पाकिस्तानियों को वो कत्ल कर चुके हैं, ओपनली लोगों को मारने की बात करते हैं। ऐसी दहशतगर्द तंजीम कभी भी किसी माशरे के अंदर जो है उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती। पूरे का पूरा वाक़या जिस तरह से ये बयान करते हैं सरासर झूठ था। कोई ऐसा वाक़या मरीदके के अंदर पेश नहीं आया। जो TTP के लोग हैं, जो TLP के लोग हैं, तहरीक लिबाक पाकिस्तान के, ये पुलिस वालों को मारने में मुलव्वस पहले भी रहे थे, उस दिन भी मुलव्वस थे। बिल्कुल क्रॉस फायर हुआ, बिल्कुल फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से। ऐसा कोई वाक़या जो ये कहते हैं वो पेश नहीं आया। खुद उनके अपने लोग आज के दिन तक 4-5 से ज़्यादा लोगों के मरने के उनके नाम नहीं दे सके। उनके अपने लोग जो तरीके लबैक, जो पाकिस्तानी सड़कों पे फिर रहे हैं, जो कह रहे थे ना डर के भाग गए हैं, वो छुपे हुए हैं, वो बाहर निकले हुए हैं, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, सूबा सिंध की सड़कों के निकले हुए थे, हज़ारों की तादाद में निकले हुए थे। वो लोग भी आज तक 4 से ज़्यादा आपको नाम नहीं दे सके। ये इन लोगों ने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त के क्या एक सियासी जमात को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हक में इस हद तक जाना चाहिए। और जो ये वाक़या है जो कल के दिन, परसों के दिन पेश आया, सोमवार के दिन पेशावर के अंदर के सूबाई असम्बली के अंदर एक इंतहाई घटिया करारदाद पेश की गई। और मज़हब का साथ, मज़हब के नाम पे जो शख्स भी मुनाफिकत फैलाता है, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मेरा ये बिल्कुल ओपन पॉइंट ऑफ व्यू है, हमेशा से है, बिल्कुल तरीके इंसाफ के लिए नहीं है। तरीके इंसाफ के बहुत से लोग मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, बड़े मोहसन हैं। मैं हमेशा एहतराम करता हूँ हर सियासी जमात के, हर बंदे का, चाहे वो नून लीग के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों। लेकिन जो चीज़ गलत है वो सब के लिए गलत है। मैं समझता हूँ कि जो भी काम इन्होंने TLP की हमायत के हवाले से किया, या ये जो करारदाद करके मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई, अगर कोई भी हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करती है इस बुनियादों के ऊपर,
कि ये मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए खौफनाक है, खतरनाक है, मैं तो उसकी भरपूर हमायत करूंगा और ऐसा होना चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान को बचाने, आगे लेके चलने, तो मजहबी इंतहा पसंदी, मजहब से कोई मसला नहीं है, मजहब से हर कोई मोहब्बत करता है, हर कोई मजहब के साथ, मजहब के जरिए आज़ादी के साथ उसके ऊपर अमल पैरा होने की हर कोई वकालत करता है, कोई उसके मुखालिफ नहीं है। लेकिन मजहबी मुनाफरत और नफरत फैला के इंसानों को जानवर बनने देना, और फिर जानवरों की तरह, जिस तरह ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग ने 20 पाकिस्तानियों को कत्ल किया, सैकड़ों बच्चे जो जेलों में जल रहे हैं झूठे इल्जामात में, ऐसे लोगों के लिए माशरों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।